विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम ये अध्ययन कर रहे हैं, इसी अध्ययन के क्रम में अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। और उसमें ये है नरम व गरम दल की भूमिका राष्ट्रवाद के विकास में। नरम व गरम दल की या नरम भारत के आज़ादी के प्रयास में जब यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन होता है उस समय दो विचारधाराओं का यहाँ पे उदय हुआ, दो प्रकार के प्रतिनिधियों का यहाँ पे उदय हुआ। और उसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे नरम दल का। नरम दल है, इसके प्रतिनिधि दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, और इसके अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले आदि। इसके अलावा ये भी है टी तेलंग। इन लोगों ने भारत में भारत के राष्ट्रवाद के उत्थान में या भारत की आज़ादी के लिए जो सबसे पहले प्रयास किया। फिर कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद में उसमें दो दलों में वो बट गया, जिसमें सर्वप्रथम है नरम दल। और नरम दल में यानी कि एक ऐसे विचारधारा के लोग थे जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, भारतीय लोगों पर शासन करना, ये मान लीजिए कि उसको आज़ाद करा के प्रशासन चलाना चाहते हैं। तो इन्होंने जो नीतियां अपनाई, उन नीतियों के कारण इनको नरम दल का प्रतिनिधि या नरम दल की विचारधारा का माना जाता है। उन्होंने तरीके कौन से अपनाए कि सर्वप्रथम हमें प्रार्थनाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अनुनय विनय के माध्यम से और अन्य जो समक्ष उपस्थित होकर के उनसे अनुनय विनय करना, उस नीति के कारण से उस प्रकार का उन्होंने तरीका अपनाया कि उन्होंने उग्र नहीं होना है, सिर्फ नरम रह करके और अपनी बातें अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधियों तक इन्होंने रखी, जिससे अंग्रेजों की जो विचारधारा थी, अंग्रेजों का शासन था, उसकी उनकी जो नीति थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। यानी कि इन्होंने अनुनय विनय की नीति अपनाई, और अनुनय विनय से आज़ादी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। और इन्होंने ही भारत में जो कांग्रेस जो दल था उसकी स्थापना की। कांग्रेस दल की स्थापना के माध्यम से उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए प्रयास किया, और उसकी बहुत बड़ी भूमिका नरम दल वालों की भी, इनका अपना एक अलग तरीका था। नेक्स्ट है गरम दल। और गरम दल में मुख्य रूप से लाल बाल पाल और इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीन नाम सर्व मुख्य हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन्होंने, अरविंद घोष हैं इसके अतिरिक्त, तो इन्होंने भारतीय लोगों में आज़ादी के लिए एक दूसरा ही तरीका अपनाया इन्होंने, और वो तरीका था उग्र विचारधारा का, संघर्ष का। इन्होंने बताया कि हम अनुनय विनय से आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। और उसी संघर्ष के बल पर इन्होंने आज़ादी के लिए प्रयास किया, जिसमें इनका भी योगदान है अपना। तो इसमें यह है कि एक तरफ गरम दल और एक तरफ नरम दल, दोनों ने अपनी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया, देश के राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रतिनिधित्व
किया और अंग्रेजों के विरुद्ध जो एक भावना होती है उसको बढ़ाने में, उसके उद्भव में और उसको बढ़ाने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान है नरम और गरम दल दोनों विचारधाराओं का। हालांकि कुछ अवसरों पर इनमें एकता भी देखने को प्राप्त होती है। एक होकर के इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए प्रयास से किया। नेक्स्ट है 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। उन्नीस सौ नौ के अधिनियम की विशेषताएं, और इसमें सबसे मुख्य जो विशेषता है वो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम में, जब लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने मुस्लिम थे उन मुस्लिमों को पृथक मताधिकार दिया और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी कि भारत में एक ऐसे गुट को भारतीय लोगों से अलग कर रहे हैं, मुस्लिमों को भारत से अलग करने का उन्होंने प्रयास किया। और इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इस निर्वाचन पद्धति का आगे आने वाले जो अधिनियम थे 1919 और 35 के, उसमें इसका विस्तार किया। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है सर्वोच्च विधान परिषद। विधान परिषद की स्थापना की गई, जो सर्वोच्च संगठन था या संस्था थी। इसमें 60 सदस्य सर्वप्रथम निर्वाचित और मनोनीत किए गए। ये तो विधान परिषद केंद्र में थी। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद का भी गठन किया जाता है। और इस प्रांतीय विधान परिषद में जो अंग्रेज थे, इन्होंने मुख्य रूप से बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में, यानी कि बंगाल में, उन्होंने प्रांतीय विधान परिषद और इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया। और एक विशेषता ये भी है इसकी कि इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद थी या वायसराय की काउंसिल में भारतीयों की नियुक्ति की गई। इंडियन काउंसिल में, या ऐसे हम पढ़ते हैं कि भारतीय वायसराय की वायसराय की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। इसमें कि भारतीय, हालांकि 3 लोगों को यहाँ पे सबसे पहले वायसराय की जो काउंसिल थी, भारतीय परिषद थी, उसमें 3 लोगों को नियुक्ति दी गई, जिसमें केसी गुप्ता हैं, सैयद हुसैन हैं और एक और महोदय थे उनको। तो पहले ऐसे, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए, वो नाम मात्र के सदस्य रहे थे। लेकिन जो भी हो, एक प्रकार से भारतीयों को सबसे पहले एक प्रतिनिधित्व तो दिया गया। नाम के लिए से ही 3 व्यक्तियों को वायसराय की जो काउंसिल थी, परिषद थी, उसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, ये तो हो गई 1909 की अधिनियम की विशेषताएं। अब है 1919 के अधिनियम की विशेषताएं। 1919 के अधिनियम की
विशेषताएं। और इसमें सबसे पहले गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, यानी कि जो अंग्रेज सरकार थी और उनकी जो गृह सरकार यहाँ पे बनी थी, जो शासन संभालती थी, या वायसराय की जो सरकार थी, उसके नियंत्रण में कमी की गई, और अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार थी उसके नियंत्रण में बढ़ोतरी की गई। नेक्स्ट है केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है इसका जो गठन किया गया, और इसमें मुख्य रूप से दो संस्थाओं का गठन हुआ। केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, उसमें दो सदन थे, एक राज्य परिषद और एक विधानसभा। इन दो संस्थाओं का गठन किया जाता है, और इसमें भी एक तरह से केंद्रीय व्यवस्थापिका, ये मान लीजिए कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका लागू की गई। इसके अनुसार दो सदन यहाँ पे रखे गए और इनके अधिकारों में वृद्धि की जाती है। राज्य परिषद है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया, और विधानसभा जो थी उसका कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया। तो ये था केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना, और उस व्यवस्थापिका के दो सदन होने लगे, राज्य परिषद और विधान सभा। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष और इसका 3 वर्ष का। नेक्स्ट जो इस 1919 के अधिनियम की विशेषता है वो है प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांत जो थे उसमें दोहरी शासन व्यवस्था लागू की जाती है, और ये दोहरी शासन व्यवस्था इस प्रकार से थी कि अंग्रेजों ने प्रांतों में दो अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया, और वो इस प्रकार से रक्षित और हस्तांतरित। रक्षित व हस्तांतरित। रक्षित जो विषय थे इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने कानून, राजस्व, शांति व्यवस्था, कारावास, उद्योग, नहर, भूमिकर, अकाल, ये जो मामले थे ये उन्होंने स्वयं गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन रखे। हस्तांतरित जो विषय थे उसके अंतर्गत उन्होंने स्वराज्य, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सहकारी समिति, उद्योग, ये सब उन्होंने हस्तांतरित जो विभाग था उसके अधीन रखे, और इस प्रकार से दो प्रकार से शक्तियों का विभाजन उन्होंने किया। नेक्स्ट है निर्वाचन व मताधिकार। निर्वाचन व मताधिकार, इस अधिनियम में अंग्रेजों ने निर्वाचन किया जाने लगा, सदस्यों को निर्वाचित किया जाने लगा, चयन मत के आधार पर चयन किया जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य था कि भारत के 10% लोगों को इसमें मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है गृह सरकार में परिवर्तन। गृह सरकार में परिवर्तन, और ये परिवर्तन क्या किया गया गृह सरकार में कि भारतीय काउंसिल के जो सदस्य थे अब कम से कम 8 और अधिकतम 12 रखे जाने लगे। रक्षित विषय जो था उसमें इसी का ही मामला था, इसी के अधीन रहते थे। भारत जो सचिवालय था वो भी इसी के अधीन है, और इसके अधीन जो हाई हाई कमिश्नर है उसका नया पद सृजित किया गया, और उसका कार्यकाल 6 वर्ष का रखा गया, और उसका वेतन भी भारतीय खजाने से दिया जाने लगा। तो 1919 के अधिनियम के अनुसार भारत में ये कुछ व्यवस्थाएं हैं।
जो हम देख रहे हैं विशेषताएं इसकी। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। 1935 के अधिनियम की विशेषताएं, और उसमें सबसे पहले है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, और इसमें क्या किया अंग्रेजों ने कि प्रांतों और रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाया गया। विभिन्न जो राज्य थे उसका एक संघ बनाया गया, यानी कि भारतीय जाने जा लगा कि कई राज्यों का संघ है। ऐसे नहीं कि एक भारत में कई राज्य और कई रियासतें, नहीं, कई रियासतें और कई राज्य मिलकर के एक भारत बनते हैं। नेक्स्ट है विधानमंडल की रचना करना, संघीय विधानमंडल की रचना करना। संघीय विधानमंडल की रचना करना, और इसमें भी क्या किया कि संघीय विधानमंडल बना दिया, केंद्र स्तर पे एक विधानमंडल उन्होंने बना दिया। उसमें एक उन्होंने राज्य परिषद और एक संघीय सभा। राज्य परिषद एवं संघीय सभा नामक दो सदन बनाए गए, और इसमें भी राज्य परिषद उसमें 296 सदस्य होने लगे और संघीय सभा में 375 सदस्य होने लगे। नेक्स्ट है इसकी जो विशेषता है शक्तियों का विभाजन, नहीं, प्रांतीय स्वराज्य का आरंभ। प्रांतीय स्वराज्य का आरंभ। प्रांतों को स्वतंत्र किया गया, प्रांतों को अधिक अधिकार दिए गए, और जो गवर्नर होते थे प्रांतों को उनको अधिक शक्तियां प्रदान की गई। उनका मंत्रिमंडल होने लगा और वो प्रांतों का शासन चलाया जाने लगा। और इसी अधिनियम की एक विशेषता है कि प्रांतों में द्वैत शासन और उसकी समाप्ति की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। प्रांत थे, दोहरा शासन था, रक्षित और हस्तांतरित, उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन, या फिर इसी को ही हम पढ़ते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब केंद्र में वही दो विभाग बना दिए उन्होंने, शक्तियों में विभाजन कर दिया, एक रक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। इसमें क्या किया अंग्रेजों ने कि जो शक्तियां थी उन्होंने तीन भागों में बांट दी शक्तियों का, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती राज्य सूची में राज्य सरकार बना कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के सरकार बना सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद की प्रभुता, और इस विशेषता में यह है कि ब्रिटिश संसद है उसको चारों प्रमुख अधिक शक्तियां दी गई। वह है प्रांत और केंद्रीय जो विधान व्यवस्था इकाई होती थी भारत में उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। इसमें क्या था कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रांत और केंद्र के मध्य जो विवाद होंगे, प्रांतों और देशी रियासतों के मध्य जो विवाद होंगे, उसमें ये न्याय प्रदान करेगा, और इससे यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो प्रिवी काउंसिल में अपील
कर सकता है। और नेक्स्ट था सार्वजनिक जो निर्वाचन पद्धति है उसको विस्तार करना। और उन्होंने अभी इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजों ने भारत में जो 1919 के अनुसार तो 1909 के अनुसार तो मुसलमानों की प्राप्त थी, अब सिखों को, दलितों को और अन्य लोगों को भी आरक्षण प्रदान कर दिया। एक विशेषता इसकी कि ब्रह्मा को भारत से पृथक करना, ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया, स्वतंत्र देश की स्थापना की गई, उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करना। 1935 ईस्वी में कई राज्यों का एकीकरण करके और भारतीय रिजर्व बैंक बनाया जाने लगा, वो भारतीय मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता बन गया। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की स्थापना। भारत में लोक सेवाओं का गठन किया गया और इन लोक सेवाओं, भारतीय लोक सेवा के माध्यम से ही भारत में प्रशासनिक जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारियों का परीक्षा के माध्यम से चयन किया गया। और इस प्रकार से आज का हमारा जो अध्याय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।